ये आइकन है ट्रैक मेकर का ना। मेरे पास दोनों सॉफ्टवेयर है, मैं दोनों पार्ट दिखा रहा हूँ एक बार आपको ना, कि जो सॉफ्टवेयर आपको ऐसा, एक तो देखिए एक सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अभी हमने एक प्रोसेस पढ़ना है, गर्वर फाइल बनाया, गर्वर फाइल को जी कोड में कन्वर्ट करना है, उसको बोलते हैं कैम सॉफ्टवेयर। ये क्या है आपके पास ट्रैक मेकर है। अब देखिए अब तक का जो पार्ट था ना, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। गर्वर तक का जो पार्ट था वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं जिसमें आपने आज तक काम किया हो, लेकिन आगे का जो पार्ट है वो सबके लिए कॉमन है। आप गर्वर फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर से लेके आइए, चाहे वो प्रोटिस है, चाहे टीना प्रो है, चाहे एडविन एक्सपी है, चाहे आपका कीकैड है, चाहे ईगल है, कोई भी है, आपने वहां से गर्वर फाइल लेके आना है। उसके बाद का पार्ट स्टार्ट होता है मशीन पे काम कैसे करना है। अब मशीन पे काम करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर करना है वो क्या है, ट्रैक मेकर, जो हमने अभी ओपन किया है। अब सबसे पहले हम ट्रैक मेकर में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, आपने मशीन पे काम करना है ना। अभी तक तो मैंने अपनी कहानी सुनाई है सारी, कि मेरे पास एडविन एक्सपी है, इसमें ऐसे काम करते हैं, आप लोगों ने कीकैड यूज करा, कुछ भी करा है। अब मेन पार्ट स्टार्ट होता है कि मशीन पे काम कैसे करना है। अब हमने स्टडी करा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर से आप बेसिकली ईडीएस सॉफ्टवेयर से आप क्या जनरेट करते हैं, गर्वर फाइल जनरेट करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मशीन को इंप्लीमेंट करने से पहले हमें जी कोड चाहिए होता है। अब जी कोड रीड करने के लिए हमें कैम प्रोसेस करना पड़ता है, इसको बोलते हैं कैम प्रोसेस। बेसिकली उसको कैम प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि गर्वर फाइल को जी कोड में जो कन्वर्ट करता है उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कैम सॉफ्टवेयर। लेकिन देखो मेरा तो एक ही मानना है, आप जब भी कोई डिजाइन बना रहे हो ना, या तो आप इतने श्योर हैं कि आपका सर्किट प्रॉपर वर्क करेगा, फिर तो आप स्कीमेटिक बनाना ही नहीं है, उसका तो मतलब ही नहीं बनता, फिर तो सीधा लेआउट बनाओ, गर्वर फाइल बना के काम खत्म करो। लेकिन अगर आपको श्योर नहीं है कि आपका सर्किट ऑपरेट करेगा नहीं करेगा, तो उसके लिए तो आप सिमुलेट करिए करिए, नहीं उसके मतलब ही नहीं फिर पीसी बनने का। तो जब भी आप किसी भी मशीन पे ऑपरेट करते हैं, मैं एक जनरल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ना कि एक इस माई पैक मशीन की, कोई भी आप जनरल मशीन पे ऑपरेट करते हैं, आप गर्वर फाइल लेके जाते हैं और मशीन आपसे मांगेगी जी कोड। तो उस गर्वर फाइल को जी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैम प्रोसेस। अब हर मशीन का वो अलग पार्ट हो सकता है, मैंने आपको बताया था पहले। या तो हो सकता है कि देखिए एक तो सॉफ्टवेयर क्या होगा जिसके साथ मशीन इंटरफेस करेगी, मशीन को भी तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिससे मैं ऑपरेट कर रहा होगा। एक क्या होगा, कैम सॉफ्टवेयर, जिसको मैं गर्वर फाइल को जी कोड में कन्वर्ट करूंगा। या तो दोनों अलग अलग पार्ट भी हो सकते हैं, कि कैम को अलग से और इंटरफेसिंग का अलग से होगा। कुछ का हो सकता है कि कैम प्लस मशीन इंटरफेसिंग दोनों एक ही साथ हो। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एक ही पार्ट में है, कैम भी और मशीन इंटरफेसिंग भी, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं ट्रैक मेकर सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो फाइल हमने लिया है गर्वर फाइल, वन बाय वन उनको सब अपलोड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, इस विंडो में नीचे आएंगे थोड़ा सा, इंपोर्ट लेयर। जैसे आप इंपोर्ट लेयर पे क्लिक करेंगे, तो आप अपने जहां पे आपकी गर्वर फाइल पड़ी होगी कहीं पर भी, मैं जैसे मेरे पेन ड्राइव में हो सकता है कुछ पड़ा हो, देख लेता हूँ। ब्राउज किया, ये पड़ा हुआ है डबल साइड, डबल साइड में 4 फाइलें आ गई, टॉप, बॉटम, बोर्ड आउटलाइन और ड्रिल फाइल। सबसे पहले मैंने कौन सा लिया, टॉप साइड, ओपन, सिलेक्ट टॉप साइड, देन क्लोज। क्लियर। अगेन इंपोर्ट लेयर, बॉटम लेयर, ओपन, सिलेक्ट बॉटम साइड, देन क्लोज।
ये इंपॉर्टेंट है, ये चेक कर लेना डबल लेयर में आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। को कई बार ऐसा है कि आपके डिजाइन में अगर कोई एरर है ना, या गर्वर फाइल प्रॉपर्ली आपने इंप्लीमेंट नहीं करा है, इंपोर्ट नहीं करा है, तो उसमें क्या रहेगा, आपका मैच ही नहीं करेगा। कई बार आपकी टॉप और बॉटम मैच करेगी, ड्रिल नहीं करेगी। अगेन इंपोर्ट लेयर, ड्रिल फाइल, ओपन, ड्रिल बुलेटेड, देन क्लोज। ड्रिल आ गई। अगेन इंपोर्ट लेयर, बोर्ड आउटलाइन, कट आउट, that is called mechanical layer, and then close। समझ में आया? को जो भी गड़बड़ फाइल आपने बनाया, वन बाय वन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अपलोड कर दिया। मैंने आपको बताया था कि अभी तक आपके पास गड़बड़ फाइल है, आपको पहले क्या करना है, इसको जी कोड में कन्वर्ट करना है। यहाँ से दो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, एडिशनल कैम और प्रोडक्शन। एडिशनल कैम का मीनिंग ही यही है, एडिशनल कैम बेसिकली कैम सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे आप देखोगे ना, यही आइकन का दोनों का शॉर्टकट बना हुआ है। ये जो बीच वाला ये क्या है, एडिशनल कैम है, इसके साइड में जो है वो प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन से जाने से पहले, प्रोडक्शन मीन्स आपको मशीन पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, तो प्रोडक्शन से पहले आपको क्या करना है, गड़बड़ फाइल को जी कोड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिशनल कैम रन करेंगे। अब आपकी जो फाइल है वो जी कोड में कन्वर्ट हो चुकी है। ये तो है इनबिल्ट वाला, इसमें आपको पता नहीं लगा कि जी कोड में कब चली गई, जी कोड की क्या क्या वैल्यू थी, क्या नहीं था। एक मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें जो इनबिल्ट अलग से मिलता है, कैम सॉफ्टवेयर अलग रहता है जिसमें, और मशीन इंटरफेसिंग अलग रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आया, अब वो दिखा रहा हूँ आपको। अब हमारे पास एक ऐसी मशीन, दूसरी मशीन है जो हमारी छोटे वाली, उसमें यूज करते हैं कॉपर कैम, कैम प्रोसेसिंग के लिए। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं सेम इसमें डालता हूँ वही फाइल है, सैंडिक्स टॉप, ये डिजाइन है ना, बॉटम, ड्रिल, ये हो गया। देन कैलकुलेट कंट्रोल। कैलकुलेट कंट्रोल का मीनिंग होता है इसमें कि आपको जो मशीन को देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसिव कंट्रोल लिख के आ रहा है ना, इसका मतलब कि जो मशीन की मूवमेंट है ना, वन टाइम करनी है, टू टाइम, थ्री टाइम्स। कई बार क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मशीन की जो आइसोलेशन है ना कॉपर की, वो इंक्रीज हो जाए, ताकि जो सोल्डर लगा रहा हूँ ना वो बाहर वाले कॉपर पे ना लगे। तो उस केस में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। दिख रहा है ना वही बोर्ड, कॉपर कलर दिख रहा है ना अभी ये। अब इसमें से आपको जी कोड दिख जाएगा, जैसे आप मिल पे क्लिक करोगे, ये आगे सारी फाइलें, क्योंकि इसमें तो हमें फाइल बनानी पड़ेगी, वन बाय वन सेव करनी पड़ेगी, फिर मशीन इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर को देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? उसमें क्या है, उसमें तो हमने सिर्फ फाइल दिया, गड़बड़ फाइल, उसने ऑटोमेटिकली क्या करा, जी कोड में कन्वर्ट कर लिया और उसको यूज करके फिर वो मशीन पे इंप्लीमेंट कर देगा। वो एक ही सॉफ्टवेयर था, ये दोनों अलग अलग रीड करने पड़ेंगे। अब देखो इसमें मैं सेक्शन वन में कोई भी ले रहा हूँ एक फाइल, मैं मान लो इंग्रेविंग लेयर हैज वन लिया, देखो जी कोड में सिर्फ एक्स वाई लिखा है, कुछ नहीं होगा। और ये जी कोड है। बेसिकली होता क्या है, देखिए जी कोड में हो क्या रहा है, अब मशीन का कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा, यानी कि जहां पे एक्स वाई और जेड तीनों जीरो जीरो होंगे। यहां से मैंने जैसे दिया एक्स इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग सपोज, तो उसका मतलब क्या है कि उस जीरो से वो 5 पॉइंट समथिंग जो भी दिया आपने वो मेजर करेगा, वहां पे जाएगा, फिर वहां से वाई में जाएगा, एक्स में, वो दैट इज द जी कोड बेसिकली। वो यही रहा मशीन के अंदर। जी कोड क्लियर हो गया?
किस मशीन की 4 मील तक 4 मील का ट्रैक हम मशीन में बना सकते हैं। यानी कि लगभग ये मान लो, अगर हम बात करो अपने बाल से थोड़ा सा पतला ही होगा, इतना पतला ट्रैक आप बना सकते हैं। आइडेंटिफाई हो जाएगा सॉफ्टवेयर, पता नहीं चल पा रहा है, जैसे आपने वो वाले सॉफ्टवेयर में देखा है उसमें नहीं, उसमें जब आप वो करोगे ना, क्या नाम है, कन्वर्ट करोगे उसको जी कोड में, उसमें लिखा आएगा कि इंग्रेविंग लेयर हैज 1, इंग्रेविंग लेयर हैज 2, वो लिख के आ रहा था ना। जैसे इंग्रेविंग लेयर हैज 1, इंग्रेविंग लेयर हैज 2, 1 का मतलब है टॉप साइड, 2 का मतलब है बॉटम साइड। इसमें सारे पैरामीटर डिफाइन है कि ये कितने जेड पे काम करते हैं। जैसे पैरामीटर के अंदर जाएंगे ना सिलेक्टेड टूल में, ये देखो, चलो बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा टूल का आइडिया भी आ जाएगा। बेसिकली आप ना जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो 3 ही टूल यूज करेंगे। एक होगा इंग्रेविंग, ड्रिल, कटआउट, मेनली 3 यूज होने हैं। एक होता है एंड मिल, एंड मिल का यूज होता है जिसको बोलते हैं हैचिंग टूल। बेसिकली हैचिंग मतलब जब आपको पूरे कॉपर को रिमूव करना है, खाली ट्रैक और पैड जो आपका डिजाइन है बस वही बचे, उसको बोलते हैं हैचिंग टूल यानी कि एंड मिल। अब इसमें सबको डिफाइन है। जैसे सबसे पहले देखोगे ना, इंग्रेविंग टूल लिखा हुआ सबसे पहले, और उसमें आप देखोगे उसमें डेप्थ कितना होगा, 0.2 mm। ऐसे तो बाय डिफॉल्ट है, तो मतलब सेट करेंगे हम इसको। इंग्रेविंग स्पीड की, किस स्पीड से इंग्रेविंग करना है, सब ऐसे ही है। हैचिंग टूल में कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, कितनी डेप्थ में हैच करना है, कटआउट कितने में करना है, आपने क्या करना है, ये जो ड्रिल कर रहे हो ड्रिल किस होल का करना है, सर्कुलर बोरिंग यूज करना है नहीं। सर्कुलर बोरिंग बेसिकली क्या होता है कि एक जैसे ड्रिल करा, उसमें एक बार और घूमे ऐसे, उसको बोलते हैं सर्कुलर बोरिंग। तो ये सब क्या होता है, ये एक किसी भी टूल की ना लाइब्रेरी होती है, और उसके अंदर सारे डिफाइन किया जाता है कि मेरी जो डेप्थ है, कितने डेप्थ में मशीन को काम करना है। एक्चुअली क्या है ना, जो मशीन में बात कर रहा हूँ, पहले जो बात दिखा रहा हूँ आपको सेपरेट सॉफ्टवेयर वाली, वो सब क्या है, एक फिक्स्ड हेड वाली मशीन होती है। फिक्स्ड हेड का मतलब क्या है, आपने कॉपर कैटल लगाया, उनको जेड दे दिया कि आपने इतने नीचे जाके काम करना है, वो उतने नीचे जाके काम करता रहेगा। अगर आपका कहीं से उठा होगा, ज्यादा चला जाएगा, दबा होगा तो छोड़ देगा, उसको कोई लेना देना नहीं उससे कि बचा हुआ नहीं हुआ। लेकिन इनमें क्या होता है, फ्लोटिंग हेड होता है। आप इसके हेड को ऐसे दबा के देखोगे ना, इसमें इतना मार्जिन मिलेगा आपको ऊपर नीचे, यानी कि अगर आपको कॉपर क्लैड ऊपर नीचे भी है, उसको एडजस्ट कर लेगा अपने आप। इसलिए इनमें जेड का सिंपल से एक रहता है कि एक लेड के लिए ना सिंपल एक लाइन मार्क ड्रा करके देखते हैं कि जेड ओके है, बस रन कर दो, फिर वो अपने आप लेता रहता है। तो यहां तक हमने जो करा, अभी तक हमने गर्वर फाइल को जी कोड में कन्वर्ट कर दिया। जी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, पहले फर्स्ट 1 बाय 1 हमने अपनी फाइलों को लोड किया, फिर एडिशनल कैम को रन कर दिया। अब इसी के अंदर एक पार्ट और आता है, प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट, इंपोर्ट लेयर, 1 बाय 1 सबको अपलोड किया, टॉप साइड, बॉटम साइड, बोर्ड आउटलाइन, मैकेनिकल लेयर, एंड लास्ट ड्रिल फाइल। ये आ गया। अब इसके बाद ये एडिशनल कैम है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी फाइल गर्वर फाइल से जी कोड में कन्वर्ट होगी। अब इसके बाद एक ऑप्शन और आता है, अभी तक आपने देख रहे हो ना, जो ये देख रहे हो रेड कलर में ऐसे, ये रेड कलर देख रहे हो मूवमेंट, ये मशीन की मूवमेंट है। यानी कि इस एरिया में से मशीन क्या करेगा, कॉपर को रिमूव करेगा। यानी कि जो आपका ट्रैक है उसको क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है रिमेनिंग कॉपर से। कभी आपने केमिकल प्रोसेस से पीसीबी बनाया है डार्क रूम में, उल्टा प्रोसेस है। उसमें आप क्या करते थे, जो ट्रैक आपको चाहिए ट्रैक बनाते थे,
मास्क लगा के ना, इसमें उल्टा हो रहा है। पूरे कॉपर में से जो पार्ट आपको चाहिए मैं उसको रिमेनिंग कॉपर से आइसोलेट कर रहा हूं। तो अब इसमें आपने क्या करना है, अगर आप चाह रहे हो कि पूरा कॉपर ही हटे, अगर मेरे को यहाँ पे सोल्डर लगाने में बहुत डिफिकल्ट होगा, अगर हल्का सा सोल्डर बाहर लग गया तो पीसीबी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरे में कॉपर है ना। अगर हल्का सा सोल्डर पूरे बाहर कॉपर में चला जाएगा, पैड से बाहर जाएगा, तो पीसीबी शॉर्ट होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से टास्क के अंदर टास्क रिमूव ऑल कॉपर, अभी ऐसे लाइनें आ रही है ना, अब मशीन ऐसे जाएगी पूरे कॉपर को हटा देगी। अब आपके सिर्फ ट्रैक और पैड बचेंगे। हाँ, इसको करने के लिए जो टूल यूज होगा वो एंड मिल होगा। हाँ, हैचिंग, इसको बोलते हैं हैचिंग प्रोसेस बेसिकली। समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है, जो मशीन में आपके एरर आने के चांसेस होते हैं कि आप में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, टूल बिट कैसे टूट सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने जो मशीन रखी है, मशीन में बेसिकली क्या है, 12 टूल पोजिशन है। आप देखोगे जो स्लॉट बने हैं ना, वो 12 स्लॉट बने हुए हैं, T1 से लेके T12 तक, यहाँ तक। ये बेसिकली क्या है, एक टूल रखने की पोजीशन है। मैं साइन कराऊंगा मशीन को कि यहाँ पे ये बिट रखिए, आप वहां से उठाइए और काम करिए। इसको बोलते हैं टूल पोजीशन। यही इंपॉर्टेंट है। मैं जो इस लैपटॉप को यूज करके सेटिंग करूंगा ना, यही सेम सेटिंग दूसरे लैपटॉप में नहीं मिलेगी। मेरी बात को नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, यही गलतियां होंगी मेन। मैंने यहाँ से कुछ सेटिंग करी, मैंने इसको सपोज करो साइन किया कि T1 पे 1 नंबर पोजीशन पे इंग्रेविंग बिट रखा है। मशीन को सेंस हो गया, रीड करा, उसके अकॉर्डिंग काम करा, फिर हमने मशीन को बंद कर दिया। अगले दिन मैंने कोई और लैपटॉप यूज किया, और मशीन के अंदर एक टूल बिट हमेशा रहेगा, वो काम करके बिट तो रखता है ना अंदर। वो मशीन आपको जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करोगे ना, मशीन कमांड देगा टूल ड्रॉप एंड पिक, सॉरी ड्रॉप एंड कीप इन इट, इसको इसके अंदर रखना है या ड्रॉप करना है। अगर गलती से आपने ड्रॉप कर दिया, और इसको तो क्या पता है, T1 का पता है कि इंग्रेविंग बिट कहाँ पे उठाई थी, इसने T1 से उठाई थी। और आपके सॉफ्टवेयर में हो सकता है इंग्रेविंग बिट कहाँ पे हो, कहीं और हो, और T1 पे आपने गलती से कोई और बिट लगा रखी है पहले, तो वो तो उसी के ऊपर डालने जाएगी। इसमें या तो सिंपल सा एक ऑप्शन है, या तो हमेशा जब भी आप नया लैपटॉप यूज कर रहे हो, नए सिस्टम पे काम कर रहे हो, या तो सारी टूल पोजीशन खाली रखो, फिर उसको ड्रॉप इट कर दो, कहीं ना कहीं तो डाल देगी जो उसको साइन होगा। या उसको कीप इट रखो, उसको ड्रॉप ना करने दो, और अब पहले आपके सॉफ्टवेयर को चेक कर लो कि कहाँ पे आपकी इंग्रेविंग बिट की पोजीशन है, वो खाली है नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ड्रॉप करा दो। दो ऑप्शन इसके अंदर बचते हैं, क्योंकि मेनली हमने जहां पर भी देखा है ना, यही प्रॉब्लम फेस करी है। किसी ने पहले काम करा, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम करा, फिर दूसरा आया, उसने उसको ड्रॉप इट कर दिया और बिट के ऊपर बिट डाल दी। वो बिट भी टूटेगी और आपकी जेड में भी वेरिएशन हो जाएगा, मशीन की भी जेड भी हिल जाएगी, फिर जेड को दोबारा से साइन करना पड़ेगा। अब वो करते कैसे हैं टूल पोजीशन, सबसे मेन बात आ गई है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेटअप। देखो इसके बाद आप सीधा प्रोडक्शन पे जाओ, उसे थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ये आइकन किसका है, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन पे क्लिक करना, लाइसेंस नहीं है ना, ये दो डोंगल यूज होने हैं। एक पे लिखा मिलेगा आपको डू नॉट राइट, रीड ओनली, यानी कि लाइसेंस है। वैसे भी इसमें राइट एक्सेस है ही नहीं, सिर्फ रीड एक्सेस है। इसके अंदर लाइसेंस है। अब इसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर का, दूसरे के अंदर आपका सॉफ्टवेयर का सेटअप भी पड़ा है, मैनुअल भी पड़ा हुआ है। आप किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं ट्रैक मेकर, और उसमें डोंगल लगा के फिर मशीन के साथ रन कर सकते हैं। मैं अभी इसके अंदर ये लगा रहा हूँ।
ये ऊपर लिख के भी आ जाएगा ऐसे, ट्रैक मेकर प्रोफेशनल। जैसे लाइसेंस लेगा ना तो प्रोफेशनल लिख के आ जाएगा। मैं डेस्कटॉप पे पड़ी है ना वही डाल देता हूँ जो अभी बनाई थी। ये बनाया था ना अभी डिजाइन हमने एडमिन एक्सपी में, वो है। ये देखो ड्रिल मैच नहीं कर रहा ना। ये यहाँ तक आ गए थे ना। देन प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन पे क्लिक करोगे तो ये बोर्ड आ गया, सेम वही आ गया ना। कॉपर ग्लाइडर और मशीन के रेफरेंस पॉइंट भी दिख रहे हैं आपको सारा कुछ। अब सबसे पहले आता है इसको प्लेस करना। देखिए जो मैनुअल मशीन है ना उसमें तो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि जो मेरा जॉब एरिया है, मेरे को मशीन को मैनुअली हम वहां पे लेके आते हैं, एक्स वाई जेड को जीरो करते हैं। इसमें मेरे को ऐसे नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सिर्फ जो डिजाइन है आप डिजाइन को जहां पर भी प्लेस करेंगे बोर्ड के ऊपर वहीं से मशीन ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पे कहाँ पे गया, प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन में क्लिक किया, मूव, डिजाइन पे क्लिक किया, कहीं पर भी प्लेस कर दो डिजाइन को। और अभी ये क्लीन दिखा रहा है ना पूरा बोर्ड। नेक्स्ट टाइम जब एक जगह से आप काट चुके हो वो भी शो करेगा कि यहाँ से आपका कट चुका है, आप आगे कहीं पे काम करिए। मैंने यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं अभी इसको यहीं पे प्लेस कर देता हूँ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, साइड में देखोगे बिल्ड टू लिस्ट, ये साइड में दिख रहा है देखो, बिल्ड टू लिस्ट। ये जो प्रोसेस है आपने डिजाइन को रिलोकेट करने की, ये क्या है, बिल्ड टू लिस्ट से पहले करनी है। जैसे आप बिल्ड टू लिस्ट करेंगे इसका मतलब आपका जो डिजाइन है वहीं पे पेस्ट हो जाएगा और पूरी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी आपको ये डिजाइन बनाने के लिए क्या क्या टूल चाहिए। जैसे में अब इसके नेक्स्ट स्टेप है बिल्ड टू लिस्ट, ये आ गया। सबसे पहला जो ऑपरेशन होगा इसके अंदर ड्रिल ऑपरेशन होगा। अब इसके अंदर ड्रिल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के होल है, तो इसलिए ड्रिल फाइल क्या चाहिए, सबसे पहले इसने जो दिया ड्रिल क्या चाहिए, 0.5, 0.8, 0.9, 1, 1.1। उसके बाद आ गया टॉप साइड का डिजाइन के लिए नॉर्मल लाइन मिलिंग टूल और एंड मिल। एंड मिल किसके लिए, हैचिंग के लिए, पूरे कॉपर को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट आ गया बॉटम साइड नॉर्मल लाइन मिलिंग टूल, सेम वही डिजाइन के लिए, एंड मिल हैचिंग के लिए, कंटूर बोर्ड आउटलाइन, कंटूर आउटर 2 mm। इतनी बीट यूज होने वाली है। अब यही बीट हमें कहाँ पे चाहिए, वहां पे चाहिए, तभी तो मशीन वहां से पिक करेगा।
तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे सेटअप के अंदर गए, सेटिंग, ये 12 की 12 पोजीशन दिख रही है आपको, दिख रही है ना। अब आप इसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि इसी सीरीज में इसी सीक्वेंस में रखने हैं, कहीं पर भी रख सकते हो, पूरी 12 पोजीशन में कहीं पे ड्रिल रख दो, कहीं पर अल्टरनेट कहीं पर भी रख दो। मशीन को बस इतना पता है जो आप यहाँ से साइन करेंगे वो उसी पॉइंट पे जाएगा। अब वहां से गलती से अपने हार्डवेयर में कुछ चेंज करा है, वो मशीन सेंस नहीं करेगा। मान लो मैंने साइन किया कि T1 पे 0.5 का ड्रिल बिट है और आपने रख दिया वहां पे इंग्रेविंग बिट, तो मशीन तो इंग्रेविंग बिट को पिक करके ड्रिल करना शुरू करेगा। हार्डवेयर सेंस नहीं कर सकता मशीन कभी भी कि आपने क्या रखा वहां पे। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, जैसे आप यहाँ पे आए, आपने सबसे पहले अपने आपकी लिस्ट चेक करो, पहली बिट क्या है 0.5 ड्रिल, मैं T1 पे गया, ब्राउज किया, 0.5 की ड्रिल को उठाया, डबल क्लिक किया, वहां पे आ गई, और उसके बाद करना टूल इन प्लेस। देखो अभी नीचे जो 12 होल दिख रहे हैं सारे खाली हैं, जैसे आप टूल इन प्लेस करोगे और सेव करोगे, हो गया। यानी कि वहां पे क्या आ गया, ड्रिल बीट आ गई 0.5 mm की, उसी टाइम यहाँ से 0.5 का बीट उठाओ, 1 में रख दो। समझ आ रहा है? सिंपल सी प्रोसेस ऐसे ही करनी है, सीक्वेंस में ही चलना है। अगर आप इस सीक्वेंस को ब्रेक करोगे तो कहीं ना कहीं एरर के चांसेस हैं। सेम ऐसे ही अगेन ब्राउज करो, 0.8 का लिया, टूल इन प्लेस, सेव। पॉइंट 9 का लिया, टूल इन प्लेस, सेव। वन का लिया, वन पॉइंट वन का लिया। ये सारी सेटिंग सेव हो जाएगी, ये जब तक आप चेंज नहीं करेंगे सेव रहेगा इस सिस्टम के अंदर। तो ऐसे नहीं है अगले डिजाइन के लिए आपको दोबारा फिर सेव करनी पड़ेगी। अगर अगला कोई डिजाइन बनाओगे और इन्हीं बिट में से कोई यूज हो रही होंगी, अगर इन्हीं बिट से आपका डिजाइन बन रहा होगा तो दोबारा से साइन कराना नहीं है, बस उसी पोजीशन से बिट रखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग उठाता रहेगा, काम करता रहेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो चेंज करना आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 0.5 को ना 11 पोजीशन पे लेके आना है, आप वहां से हटाइए, 11 पे ड्रॉप करा दीजिए, 11 पे साइन कर दो। जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक ये फिक्स रहेगा, आप कोई भी डिजाइन बनाओ। हाँ, अब बाय डिफॉल्ट ये आएंगे कि 1 पे आपका 0.5 है, 2 पे 0.8 है, 3 पे 0.9 है, 4 पे 1 mm है, और 5 पे जो सॉरी 6 पे क्या आपका 5 पे 1.1 mm है। इसमें एक चीज और आती है, अभी जो यहाँ पे एंड मिल देख रहे हो ना, एंड मिल यूज हो रहा है 0.8 mm का ना, लेकिन हमारे पास जो एंड मिल है 1 mm का है, जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 0.8 का हमारे पास है ही नहीं। तो वो टूल कैसे यूज होते हैं, कहाँ से उठा रहा है मशीन, ये भी तो कहीं सेटिंग होगी ना कि उसको 0.8 उठा के एंड मिल करना है या ये ड्रिल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये सेटअप के सेटिंग के अंदर ही, टूल के अंदर, ये तो टूल चेंजर में था। टूल के अंदर देखोगे ना, हर ऑपरेशन के लिए टूल डिफाइन किया गया है। फाइन लाइन मिलिंग टूल, नॉर्मल लाइन मिलिंग टूल, लार्ज कॉपर रिमूवल टूल, एंड मिल, देख रहे हो। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगा वहां पे। देखो मिलिंग टूल दो तरह का होता है, नॉर्मल लाइन और फाइन लाइन। देखो इंग्रेविंग टूल डिफाइन कैसे होता है, बेसिकली जब भी आप कोई भी इंग्रेविंग टूल देखोगे ना, वो ऐसे वी शेप में होगा टिप में,
उसका एंगल डिफाइन किया जाता है। ये जो एंगल बनता है ना वीसी में बीच में 90 डिग्री 60 डिग्री, जो नॉर्मल लाइन वाला होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो फाइन लाइन की बात करते हैं वो 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि उसकी टिप बहुत पतली होती है। जब आपको पतले ट्रैक बनाने हैं बहुत, तब उसको यूज करते हैं फाइन ट्रैक के लिए। अगर मैं यहां से चेंज कर देता हूँ लार्ज कॉपर रिमूवल को 1 mm से कर देता हूँ, नहीं चेंज हुआ ना? ये चेंज कैसे होगा? आपको थोड़ा सा अब तो दिमाग में आ जाना चाहिए। मैंने कोई टूल चेंज करना है, नहीं वो तो कर दिया मैंने सॉफ्टवेयर सेटिंग कर दी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ना उसमें 1 mm आए, तभी तो मशीन को पता लगेगा कि अब ये काम 1 mm से करना है एडिशनल कैम से। क्योंकि जो टूल रीड करता है वो कैम सॉफ्टवेयर रीड करता है कि इस ऑपरेशन के लिए आपको कौन सा टूल यूज करना है। वो कौन करता है? कैम सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो। जब उसने जी कोड बनाया है ना, तो वो जी कोड में डिफाइन हो गया है कि इतने एमएम का आपने ड्रिल यूज करना है, इस बिट से आपने इंग्रेविंग करनी है, इससे आपने कट आउट करना है। तो उसके लिए आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? एडिशनल कैम, यस, टास्क के अंदर रिमूव ऑल कॉपर, अगेन प्रोडक्शन, बिल्ड टूल लिस्ट 1 mm। देखो अब इसको पता है कि जो हैचिंग करनी है वो 1 mm से करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मशीन जो ऑपरेट करेगी वो जी कोड से करेगी। जब उसको फाइनली जी कोड मिल गया है उसके अकॉर्डिंग तो वही है। जब तक आप जी कोड चेंज नहीं करोगे तो मशीन तो उसी जी कोड के अकॉर्डिंग काम करती रहेगी। और आपने गलती से मान लो यहाँ पे तो 0.8 दिया है और हार्डवेयर में आपने 1 mm ही रख दिया, चलो यार 1 mm रख देते हैं, हल्का सा ही मार्जिन है, लेकिन उसमें क्या रहेगा? वो आपके ट्रैक को उखाड़ेगी। मशीन ने जो यूज किया था एरिया वो 0.8 mm के हिसाब से करना था, लेकिन आपने वहां पे 1 mm का लगा दिया, तो जो मशीन की मूवमेंट होगी एक्स्ट्रा होगी ना बिट, यानी कि आपका हल्का सा ट्रैक भी उखड़ेगा उसमें। काम तो करेगी वो, लेकिन हल्के से ट्रैक उखड़ गए होंगे साइडों में से। ये समझ में आया आपको? अब इसके बाद का जो पार्ट आता है लास्ट का, अभी तक आपने क्या करा कि कैम सॉफ्टवेयर से जी कोड बन गया, प्रोडक्शन में गए, प्रोडक्शन से हमने टूल लिस्ट को जनरेट कर लिया। अब उस टूल लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, फिर यहाँ पे टूल को असाइन करा दिया और उसी के अकॉर्डिंग टूल हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए। ये ऑपरेशन कंप्लीट कर देते हैं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, पीसीबी बन ही जाएगा, ये बना ही देते हैं ना। 1 mm तक पहुंच गए ना? नॉर्मल लाइन सेटअप के अंदर, सेटिंग में टूल चेंजर, मैं कहीं और डाल देता हूँ, 6 नंबर को खाली छोड़ देता हूँ। नॉर्मल लाइन ना, टूल इन प्लेस, सेव, उसके बाद अगला एंड मिल, मैं एंड मिल को साइन करा रहा हूं सबसे लास्ट में 1 mm। उसके बाद बचता है फिर बॉटम में नॉर्मल लाइन ऑलरेडी दे चुके हैं, एंड मिल भी ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, कंट्रोल राउटर लास्ट में कट आउट, उसको दे देते हैं 9 नंबर पे। कंट्रोल राउटर 2 mm हो गया। हाँ, तो ये जो जैसे हमने एक जॉब कर लिया कि हमारी एक प्रिंट हो गई, तो मैं सिस्टम चेंज करूंगा उसके लिए तो ब्लैंक ही आ जाएगा ना। अगर उसमें कभी यूज नहीं हुआ होगा फिर तो ब्लैंक आएगा। अगर मान ली ये सिस्टम आज यूज हो गया, 4 दिन बाद फिर इसी को यूज करो, इसमें तो यही सेटिंग आएंगी ना। हाँ हाँ, उसमें भी चेंज दिखाएगा, अगले में भी।
अगले में जो उसके अकॉर्डिंग जो सेव होगा ना पुराने वाला वही दिखाएगा वो। अगर आपको नया अपलोड करना है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, वो बताऊंगा कैसे है। अगर आपको नया बोर्ड दिखे उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ये ऑपरेशन करने के लिए आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग बिट को असाइन करना है यहाँ पे। अब इसमें एक काम और हो सकता है, अगर आपको कोई ऑपरेशन स्प्रेस करना है कि मैं ये काम करना नहीं चाहता, उसको स्प्रेस कर सकते हैं। या मान लो इन केस बीच में पावर चली गई, एक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया या एक ऑपरेशन आधा हुआ था बीच में छूट गया, तो वो पार्ट है इसके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो ऑप्शन आता है ड्रिल के अंदर आ रहा है स्प्रेस का, अगर आप स्प्रेस कर दोगे तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ से। अगर पूरी ड्रिल को हटा दूं तो आप देखना ये होल खत्म हो जाएंगे। देखो चलेगा ना डिजाइन में से भी ब्लैक होल पूरी ड्रिल हट गई है। और एक ऑप्शन है इसके अंदर नॉर्मल लाइन में आता है वो बेसिकली स्कीप एन एलिमेंट। ये बेसिकली क्या है, अगर आपका डिजाइन कितना कंप्लीट हो गया है आप उससे आगे तक इसमें कर्सर आता है, कर्सर मूव हो जाएगा पूरा। ये देखो ऐसे रेड कलर में दिख रहा है आपको सारा, जैसे कर्सर को मूव करोगे ना देखो डिजाइन मूव हो रहा है। ये देख रहे हो मशीन की मूवमेंट, जहां पे आपका कंप्लीट हो गया वहीं तक लेके इसको ओके कर दोगे तो वहीं से मशीन स्टार्ट कर देगी। ये अभी तो पूरा कम बना नहीं है ना, इसलिए आपको दिख रहा है। कई जब बन जाएगा ना वहां पे तो आपको दिखेगा फिजिकली भी वो कि इतना बन गया है। हाँ, तो यहाँ पे लाके छोड़ दो बस, उसको ओके कर दो। अब सिर्फ हमारा स्टेप बचता है मशीन का। मशीन देखिए, मशीन की थोड़ी सी ना मैं कनेक्शन बताता हूँ आपको। मशीन के बैक साइड में ना ये जो येलो कलर का देख रहे हो ये क्या बेसिकली डस्ट एक्सटेंशन यानी कि वैक्यूम क्लीनर। एक ब्लैक कलर की पाइप है वो पीछे लगी हुई है। एक ये ब्लू कलर की पाइप आ रही है, ये एयर कंप्रेसर से आ रही है बाहर से ना, टूल को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। और एक इसी के साथ ना एक सेटअप सा रखा हुआ छोटा सा। बेसिकली क्या ना, उसके अंदर एक वायर जो है वो पावर सप्लाई में जा रहा है मेन में, और उसमें से एक केबल आ रही है मशीन के पीछे। वो क्या है बेसिकली ऑन ऑफ ऑटोमेटिक स्विच है। बेसिकली जो डस्ट एक्सटेंशन है ना, ये क्या मैं क्या चाह रहा हूँ कि डस्ट एक्सटेंशन जैसे ही मैं यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करूँ ऑटोमेटिकली मशीन उसको ऑन कर दे, जैसे ऑपरेशन कंप्लीट हो मशीन उसको ऑफ कर दे। वो ऑन ऑफ स्विच बोलते हैं उसको। और एक है ये जो येलो कलर का रखा हुआ है यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉपर, जो ये है ना, ये इमरजेंसी स्टॉपर है। जब भी ये प्रेस कभी भी आपको लग रहा है मशीन कहीं स्टक कर रहा है, कहीं फंस रहा है, गलत हो रहा है, बस ये सीधा पावर कट कर देगा मशीन का, मशीन स्टॉप हो जाएगी उसी टाइम। और ये अगर दबा रहा मान लो प्रेस ही है और आपने मशीन स्टार्ट कर लिया सब कुछ देख लिया तो आपको पावर ही नहीं मिलेगी। इसको जब तक आप रिलीज, इस पे एरो बना हुआ है उसको उसी डायरेक्शन में रोटेट कर दो, ये रिलीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं इमरजेंसी स्टॉपर। अब जो मशीन में आप सामने देख रहे हो ये ग्रीन कलर का लिखा हुआ है ना सिकोटेक, ये स्पिंडल है। ये बेसिकली जर्मनी का प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड आइटम है ये क्या स्पिंडल है इसका। और जो इसके साइड में एक ऐसे देख रहे हो आप बना हुआ है ना कि वो माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर बेसिकली क्या है, जेड को सेट करने के लिए है, कितने एमएम में आपको नीचे जाना है। 0.5 का मार्जिन से जेड सेट कर सकते हैं। अभी करेंगे उसमें कैसे करना वो दिखाऊंगा आपको। और नीचे ये क्या है, मशीन के अंदर मोटर लगा हुआ है, ऐसे स्टेपर मोटर है। एक मोटर इसके नीचे लगा हुआ है जो वाई एक्सिस की मूवमेंट है, एक मोटर पीछे लगा जो एक्स एक्सिस की मूवमेंट है, एक मोटर आपको सामने दिख रहा है ब्लैक कलर का आगे, वो जेड एक्सिस की मूवमेंट है ऊपर नीचे के लिए। अब मशीन को आगे पीछे करने के लिए मैनुअली क्या ऑपरेशन है, यहाँ पे जो आप एरो की देख रहे हो ना, यहाँ पे ये एरो की देख रहे हो, ये मशीन की डायरेक्शन है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू ऐड करके, कोई भी वैल्यू ऐड करिए,
सपोज मैंने यहाँ पे डाला 20, ये 20 mm में ही चेंज होएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करा। सबसे पहले तो आपने कभी भी मशीन ऑन करते हो ना, मशीन कंट्रोल में गए, रिकनेक्ट। रिकनेक्ट मतलब होता है होम पोजीशन। यस, आप यहाँ पे क्लिक करिए। एक्स में इतना मूव हो रहा है, इन एरो पे करेंगे तो एक्स और वाई दोनों में मूव होगा। बेड और मशीन दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। ये जेड के लिए है, जैसे जेड में 5 mm डाला है, समझ आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि आप करते रहोगे तो रुकेगा नहीं, अपने आप रुक जाएगा। ये देखो अब जा ही नहीं रहा। हर एक्सिस में लिमिट स्विच लगा होता है, जैसे मशीन लिमिट स्विच को टच करेगी अपने आप रुक जाएगी वो। ऊपर में भी और नीचे में भी, एक्स में सेम और वाई में भी सेम, ऐसे लिमिट स्विच लगे हुए हैं। तो अब मशीन को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, मशीन कंट्रोल में गए, रिकनेक्ट किया, आप बोर्ड को बाहर लेके आए। इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। अब बोर्ड को आपने रिप्लेस करना है। मैं कोई एक नया बोर्ड लगा लेता हूँ। अब यहाँ से नया देखो, ऐसे तो अभी नया दिख रहा है क्योंकि इस पे हमने काम ही नहीं करा। नया बोर्ड दिखेगा कैसे, वैसे प्रोडक्शन के अंदर यहाँ से नीचे करोगे, इरेज होल। जैसे आप इरेज होल पे क्लिक करोगे, पीछे का सारा इरेज हो जाएगा, आपको नया बोर्ड शो होगा। इसमें बच गया वैसे ना, ये डबल एरी है, इसके पीछे में लाइनें हो रही है, यहाँ बना देते हैं। अभी जो सबसे पहला काम आता है मशीन को ऑपरेट करने के लिए, वैसे तो वो वन टाइम सेटिंग है जब तक ये कॉपर क्लैड यूज करोगे, कि मशीन की डेप्थ को सेट करना। यस, नहीं मैम, एक्चुअली कहना कि अभी आपने जैसे जेड दोगे तो कि मेरे को कितने एमएम नीचे जाना है, वो या तो या माइक्रोमीटर से देख सकते हो आप। जैसे ये मेरा 0.65 माइक्रो एम है, जो मेरा ये कॉपर लेयर बना हुआ है, मेरे को सिर्फ कॉपर को रिमूव करना है ना। तो या आप क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से ऑप्शन आता है मिल टेस्ट लाइन, वो एक हल्की सी लाइन ड्रा करेगा, उससे आप देख सकते हो जस्ट होगा कि सही हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, मिल टेस्ट लाइन करके देखो वो लाइन सही हो रहा है। बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, ज्यादा भी होगा तो डाइलेक्ट्रिक में जाएगा, और जब एंड मिल से आप पूरे कॉपर को हटा दोगे ना, तो आपकी पीसीबी की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी पूरी। मतलब कोशिश ये करनी है कि सिर्फ कॉपर ही हटे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मिल की बिट को उठाना पड़ेगा। मिलिंग जो बिट है वो कहाँ पे लगाई है हमने, नॉर्मल लाइन मिलिंग टूल कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पे ना। तो 7th नंबर पे बिट रखते हैं नॉर्मल लाइन मिलिंग टूल। वैसे तो इसमें कलर कोडिंग है, जो वॉयलेट कलर का देख रहे हो ना, ये क्या आपका नॉर्मल लाइन मिलिंग टूल है। देखो भी तो इसको ये वी शेप में ही मिलेगा आपको, नीचे से टिप होगी। पिंक कलर का जो है ये फाइन लाइन मिलिंग टूल है, ये पतला है उससे। और जो आप ये देख रहे हो क्या नाम है, ये थोड़े से ब्राउन से कलर में है और स्लोटेड टाइप में है, ये क्या आपका कटआउट बिट है। बाकी सारे क्या है, ड्रिल बिट है। एंड मिल इसमें नहीं है, एंड मिल है, ये जो ग्रीन वाली है वो एंड मिल है। अब बात आती है कि आपको ड्रिल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ग्रीन कलर की ड्रिल भी है और एंड मिल भी है। एंड मिल तो नीचे से फ्लैट होगी क्योंकि उसने पूरे कॉपर को हटाना है। ड्रिल हमेशा ऐसे स्लोट में होगी और टिप में होगी, और हर ड्रिल के ऊपर ऐसे लिखा रहता है, इसके एज के ऊपर कितने एमएम की ड्रिल है, 0.5 0.8 1 सब पे लिखा रहता है। तो सबसे पहले मैं क्या दे रहा हूँ, नॉर्मल लाइन मिलिंग टूल को यूज कर रहा हूँ। इसको उठाया, मैंने रखा इसको 7th नंबर पोजीशन पे।
इसको ऐसे डालना होल में। जैसे ही मैं टूल चेंजर पे क्लिक करूंगा, टूल की लिस्ट आएगी नीचे, नॉर्मल लाइन मिलिंग टूल, और एक और पार्ट आता है इसके अंदर ना, ये जो ये ऐसे निकल आता है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग हेड। इसके नीचे ऐसे रबड़ है, ये इसको प्रेस करके चलता है। इस मशीन के अंदर ना इतना वेरिएशन है इसके हेड में, मतलब इतनी एडजस्टमेंट ये कर सकता है बोर्ड को, अगर बोर्ड ऊपर नीचे भी होगा तो, मतलब बोर्ड आपका कैसा भी हो, लेकिन इसके ट्रैक जो होंगे हमेशा फाइन मिलेंगे आपको। और इसको लगाने का तरीका वैसे तो सिंपली स्लॉट में जाएगा, मैग्नेट है, यहाँ पर भी मैग्नेट है और वहां पे चिपक जाएगा ऐसे। इसका जो ओपन पार्ट है ना, वो आपके फ्रंट में रहेगा आपके सामने, और इसको ऐसे लगा देना बस। अब यहां से मैं करता हूं नॉर्मल लाइन मिलिंग टूल पे डबल क्लिक करता हूं, आ गया ना पिक का ऑप्शन, पिक दी नॉर्मल लाइन मिलिंग टूल, यस। अब मशीन अपने आप वहां पे जाएगा। देख रहे हो प्रेशर रिलीज हुआ ना, अब सब हुआ। अब इसने बिट को उठा लिया। अब मेरे को एक लाइन ड्रा करके देखना है कि जेड कितना है इसका, जेड कम है या ज्यादा है कैसा है। कहीं पर भी मशीन को मूव कराता हूँ, पहले उधर जाना है ना, आगे बैठ सकते हो। अब जैसे ही मैं मशीन कंट्रोल के अंदर जाऊंगा, मिल टेस्ट लाइन, जैसे ही मिल टेस्ट लाइन पे क्लिक करूंगा तो मशीन एक लाइन ड्रा करेगी। ये अपने आप चल रहा है ना। बहुत ज्यादा जेड है, अब इसको कम करना है। यहाँ पे क्या एक माइक्रोमीटर है, यहाँ पे ना ऐसे रोटेट हो रहा है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि मेरे को कितना नीचे आना है, और इससे पता लगेगा आपको। ये देख लो, ये वाला पोर्शन है ना, ये व्हाइट वाला, ये यही जेड का वेरिएशन है, इसी से जेड एडजस्ट हो रहा है। जैसे ही नीचे आता जाएगा जेड कम होता है, क्योंकि बीट ऊपर जाता जाएगा, जेड कम होएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा बीट नीचे आता जाएगा तो जेड बढ़ता जाएगा। देखो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको ना, देख रहे हो मार्जिन क्रिएट हो रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, और ये चीज इसके साथ अटैच है। अगर ये नीचे आ रही है, इनके बीट ऊपर जा रहा है, जो पीटीसी बीट डला हुआ है, स्लॉट बना हुआ है, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो बीट इनके बाहर आएगा, तो बीट की जाए बढ़ेगी। ये देख लो, जो ये चीज है ना, ये रबड़ इसके ऊपर टच होकर चलेगी मशीन,
जितनी मशीन इससे रबड़ से बाहर होगा उतना तो नीचे जाएगा। ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर ये जो मशीन का फ्लोटिंग हेड मैंने आपको निकाल के दिखाया था रबड़ वाला, ये जो सामने लगा है, ये उस पे ऐसे लगेगा, ऐसे मशीन मूव करेगी, यानी कि उससे बिट जितना बाहर होगा उतना ही तो मशीन नीचे जाएगी वो बिट। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि टचिंग पॉइंट तो उसका जेड था और उससे उतना नीचे जाएगी जितना ही आपका जेड की वैल्यू आएगी। तो जेड को जो आपने चेंज करना वो यहाँ से चेंज होगा। समझ आ रहा है? अभी जो लाइन खींची उसको देख करके आपको कैसे पता चला कि वो ज्यादा? देखो तो आप देखने से पता लग रहा है बहुत ज्यादा दिया हुआ है। ये तो पूरा, हाँ। अब इसके बाद मैं एक लाइन ड्रा करूंगा फिर आपको दिखाता हूँ कैसे आती है। कैसे देखो ना, ऐसे देख रहे हो लाइन है, देख भी नहीं रही, ये भी ज्यादा है, ये जो है ना ये फाइन है। सर इसमें चांसेस है कि डेप्थ हम बढ़ा दें तो ड्रिल बिट्स फटने के चांसेस तो नहीं होते? हाइट भी तो होगी ना, वो मेंशन होगी। सर ये पूरा ऊपर जाना है 1.8 mm का है। हाइट 0.65 हाइट का अलग अलग 35 पर जाता है, 65 पर जाता इसमें तो ना ये देख रहे हो नीचे तक भी आने वाला है, थोड़ा सा बचा है। मैंने जेड पूरा कम कर दिया ना। आप सब इनिशियल स्टेज में आपको ऐसे मिलेगा वैसे, ये तो इसके साथ थोड़ा सा किसी ने चेंज करा होगा इसलिए इतना है, नहीं ऐसा होगा ही नहीं। इनिशियल स्टेज में आपको हमेशा ऐसे मिलेगा, मशीन में जेड होगा ही नहीं। फिर आपने माइक्रो के हिसाब से जो आपने सेट करा है, जो थिकनेस का आपने कॉपर लिया है, कितने एमएम का कॉपर है, उसके हिसाब से इसको रोटेट कर दो, वही पे आपका जेड आएगा। इसमें मार्कर बना हुआ है ऐसे, जैसे ना 0, 5, 10, 15, 20 सब ऐसे बना हुआ है 5 के स्लोप में। और बीच में 1 के मार्कर भी हैं, जैसे 0.1 होता है ना, उसके अलग से मार्कर बने हुए हैं, उसको देख के उतना एडजस्ट कर दो।
हो गया, लेकिन हल्का सा बिल्कुल माइनर में बढ़ा सकते हैं। एक दो पॉइंट बढ़ा सकते हो, लगेगी तो ऊपर छूटे ना। ये था जेड की कैसे एडजस्ट करना अपने। जेड का समझ में आ गया। ये वन टाइम है, जब तक आप इस थिकनेस का कॉपर यूज करने वाले हैं। जब आप कोई अदर कॉपर यूज करेंगे तब आपने फिर ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। और ये इसके लिए भी सेम है जब तक ये वाली बीट यूज हो रही है, क्योंकि ये जो रिंग सेटिंग देख रहे हो ना, ये रिंग सेटिंग के अकॉर्डिंग ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग ना। अगर आपने कोई अनदर बीट यूज कर लिया और उसकी अगर इस चीज में डिफरेंट होगा, ये क्या है, इतना जो ये पोर्शन है ये तो अंदर जा रहा है, ये बाकी का पोर्शन पिट के नीचे का रिंग के नीचे बाहर है, उसी के अकॉर्डिंग जेड हो रहा है ना। और अगर गलती से कोई और रिंग था, यानी कि अगर ये रिंग ऊपर चला गया थोड़ा सा, तो जेड तो बढ़ गया इतना। समझ पा रहे हो ना। तो बिट भी चेंज होगा तो भी जेड चेंज होंगे सारे। फिर तो इसकी ऑफसेट, जेड की ऑफसेट वैल्यू होती है सारी सॉफ्टवेयर के अंदर ना, वो सारी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए रिंग सेटिंग किया जाता है सबका। आप किसी भी टूल में देखोगे ना, जो नीचे की डायमेंशन ऊपर से कम ज्यादा हो सकता है इंग्रेविंग का और ड्रिल का। आप नीचे वाला कोई भी देख लेना, नीचे से सारे सेम होंगे, लेकिन ऊपर में जो आप देख रहे हो ना, ये जो फाइन लाइन है और ये जो एंड मिल है, दोनों पक्कियों से कम है, क्योंकि इनके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ कॉपर को रिमूव करना है और बाकियों में आपको नीचे तक जाना है। अभी जो मैंने जेड सेट करा है ना, मैंने मिलिंग से कर दिया। अब मिलिंग से इतना नीचे जाके वो काट देगा और उतना नीचे जाके वो ड्रिल कर देगा, इसलिए इनके जेड अलग अलग हैं। समझ में आ गया। सैचुरेट तो नहीं हुए, ब्रेक तो नहीं चाहिए क्या, सैचुरेट हो गए। चलिए अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, हम दोबारा से सैंपल होंगे 3 o'clock ना सर, या 2:30, राइट 2:30।